हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द डेथ ऑफ द बर्ड, जिससे कि एक ऑस्ट्रेलियन पोएट एलेक डरवेंट होप या इन शॉर्ट एडी होप के द्वारा लिखा गया है, जो कि अपने एलिजीज के लिए और सटायर्स के लिए काफ़ी जाने जाते थे या मशहूर थे। और उनकी जो ये पोएम है द डेथ ऑफ द बर्ड, तो ये 20th सेंचुरी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएम्स में से एक है। लिरिक पोएम यानी एक ऐसे तरह की पोएम जो कि किसी स्पीकर के पर्सनल फीलिंग्स को, उसके इमोशनल इंटेंसिटी को, उसके थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस को वो उसे म्यूजिकल मैनर में पोर्ट्रे करे। तो वैसे पोएम्स को हम लिरिक पोएम कहते हैं। तो अब देखिए, इस पर्टिकुलर पोएम को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सुनाओ, इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इसे ईयर 1940s के डेकेड में या दशक में लिखा गया और फिर ईयर 1948 में इसे पहली बार पब्लिश किया गया। फिर इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये कंप्लीट पोएम ये लोनलीनेस, एलिनिएशन और डेथ के थीम से मेनली डील करता है। और इस पूरे पोएम को इसे 36 लाइंस में लिखा गया है, जिससे कि फर्दर चार चार लाइनों के 9 स्टैंजास में डिवाइड कर दिया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, रही बात इस टॉपिक के थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो देखिए ये कंप्लीट पोएम उन माइग्रेटरी बर्ड्स या उन पक्षियों के ऊपर फोकस करता है जो कि हर साल वेस्टर्न कंट्रीज में वो ठंड के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं या प्रवास करते हैं खाने के लिए और गर्म एटमॉस्फेयर की तलाश में। तो हर साल उन पक्षियों को ऐसे ही माइग्रेट करते रहना पड़ता है कई सालों तक। और फिर एक दिन फाइनली एक दिन ऐसा आता है उन सभी पक्षियों के जीवन में जब उनके अंदर और एनर्जी नहीं रह जाती है, यानी उम्र हो जाने की वजह से या एजिंग की वजह से उनके अंदर इतनी एनर्जी या स्टैमिना नहीं रह जाती है कि वो फिर से माइग्रेट कर सके। और लास्ट में फिर ठंड के कारण वो वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो पोएट एडी होप यहाँ पर वो इस पोएम में एक माइग्रेटरी बर्ड के हार्डशिप को, उसके मेमोरीज को, उसके सेंसेशन और बाकी सभी तरह के एक्सपीरियंसेस को वो यहाँ पर काफ़ी डिटेल मैनर में पोर्ट्रे करते हैं। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है द डेथ ऑफ द बर्ड, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि For every bird, there is this last migration. Once more, the cooling air kindles her heart with a warm passage to the summer station. Love pricks the course and lights across the chart. तो इन लाइंस में लास्ट माइग्रेशन का मतलब है फाइनल माइग्रेशन या आखिरी प्रवास। यानी हर माइग्रेटरी बर्ड या प्रवास करने वाले पक्षी के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि वो पक्षी एक आखिरी बार अपने लाइफ में माइग्रेट करता है। बट हर कोई यानी हर पक्षी उस माइग्रेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी एंड एजिंग। फिर कूलिंग ईयर का मतलब है विंटर सीजन। फिर किंडल्स हर हार्ट का मतलब है इग्नाइट्स हर हार्ट, यानी जैसे जैसे ठंड का सीज़न काफ़ी करीब आने लगता है तो वैसे वैसे करके उस माइग्रेटरी बर्ड के दिल में एक आग से जलने लगती है कि अब उसे फिर से एक बार उसे अपने दूसरे घर यानी एक ऐसे जगह या एक ऐसे ज़मीन की तरफ आगे बढ़ना होगा जहाँ पर उसे खाना और पानी मिल सके। तो वैसे जगह पर जाने के लिए उस बर्ड के अंदर यानी उस माइग्रेटरी बर्ड के अंदर उसके दिल में एक आग सी जलने लगती है। फिर समर डेस्टिनेशन का मतलब है वो गर्म जगह या उनका वो सेकंड होम जहाँ पर उस पक्षी को खाना और गर्म एटमॉस्फेयर मिलेगा। फिर वार्म पैसेज का मतलब है वो माइग्रेटरी रूट, रास्ता या पैथवे जो कि उन पक्षियों को उनके सेकंड होम या समर डेस्टिनेशन तक लेकर जाता हो। फिर लव प्रिक्स द कोर्स इन लाइट का मतलब है कि उस पक्षी के दिल में जो समर डेस्टिनेशन या गर्म जगह के लिए जो लव होता है या फिर जो अटैचमेंट होता है, तो उस लव की वजह से वो पक्षी उस समर डेस्टिनेशन के पूरे रूट को वो अपने दिल से क्लियरली विजुअलाइज कर सकती है, वो भी उसके पूरे एंटायर नेविगेशन डिटेल्स के साथ। तो गाइस, इसके फर्स्ट स्टांजा में पोएट यहाँ पर एक माइग्रेटरी बर्ड की बात करते हैं, जहाँ पर उनका ये कहना है कि हर माइग्रेटरी बर्ड या प्रवास करने वाले पक्षी के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब एक आखिरी बार वो माइग्रेटरी बर्ड अपने लाइफ के एंड में वो माइग्रेट करता है या माइग्रेट करती है।
यानी जैसे जैसे विंटर सीजन या ठंड का समय काफ़ी करीब आने लगता है तो वैसे वैसे करके उस माइग्रेटरी बर्ड के दिल में एक आग से जलने लगती है कि उन्हें अब उन वार्म पैसेज से होकर या उन माइग्रेशन रूट से होकर उन्हें अपने सेकेंड होम या समर डेस्टिनेशन तक जाना है। तो उनके अंदर एक तड़प सी होने लगती है और उस माइग्रेटरी बर्ड के दिल में या हार्ट में जो लव होता है अपने सेकेंड होम के लिए, तो उस लव की वजह से वो पक्षी उस पूरे जगह के रास्ते को वो क्लियरली अपने दिल से विजुअलाइज कर सकती है, वो भी उसके पूरे एंटायर नेविगेशन डिटेल्स के साथ। फिर इसके सेकंड स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, Year after year, a speck on the map, divided by a whole hemisphere, summons her to come. Season after season, sure and safely guided, going away, she is also coming home. तो इन लाइंस में स्पेक ऑन द मैप का मतलब है अ पर्टिकुलर स्पॉट और पॉइंट ऑन द मैप जहाँ पर वो बर्ड हर साल माइग्रेट करती है। फिर डिवाइडेड बाय अ होल हेमिस्फीयर का मतलब है कि हमारा जो ये अर्थ है या फिर जो ये धरती है तो ये बेसिकली दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, यानी नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो वो पक्षी अर्थ के दूसरे तरफ जहाँ पर वो स्पॉट या पॉइंट मौजूद होता है यानी ऑन द अदर साइड ऑफ द हेमिस्फीयर, तो वो पक्षी हर साल वहाँ पर माइग्रेट करती है। और लास्टली श्योर एंड सेफली गाइडेड का मतलब है वो रास्ता या वो पैथवे जहाँ से वो बर्ड का माइग्रेशन होकर गुजरता है, तो वो रास्ता एक एस्टैब्लिश और रिलायबल रूट है डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो गाइस इसके सेकंड स्टैंजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारा जो ये अर्थ है तो ये बेसिकली दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, यानी नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर। और वो बर्ड अभी इस प्रेजेंट टाइम में वो जिस हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट कर रही है या मौजूद है, तो वो बर्ड हर साल उस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर को क्रॉस करके वो हर साल अर्थ के दूसरे तरफ जाती है जहाँ पर एक प्री डिटरमाइंड प्लेस है, स्पॉट है या पॉइंट मौजूद है जहाँ पर उसका सेकेंड होम लोकेटेड है या समर डेस्टिनेशन लोकेटेड है। यानी जैसे जैसे करके विंटर सीजन काफ़ी करीब आने लगता है तो वैसे वैसे करके उस बर्ड को अंदर से एक ऐसा एहसास होता है कि जैसे अर्थ के या हेमिस्फेयर के दूसरी तरफ से कोई उसे बुला रहा है, और हर बार या हर साल वो वहाँ पर माइग्रेट भी करती है अपने इनर वॉइस को सुनकर। और अब वो बर्ड वहाँ पर या उस पर्टिकुलर जगह पर या स्पॉट पर वो इतनी बार जा चुकी है कि अब उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो जगह उसका सेकंड होम हो या उसका दूसरा घर हो। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बर्ड अपने इस घर को छोड़कर जा रही है, बट एक्चुअल में एक तरह से वो अपने दूसरे घर की तरफ आ रही है। तो ये एक साइकिल की तरह है, एक सर्कुलर प्रोसेस की तरह है जिससे कि वो बार बार रिपीट करती है। फिर इसके थर्ड स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, And being home, memory becomes a passion with which she feeds her brood and straws her nest, aware of ghosts that haunts the heart's possession and exile love mourning within the breast. तो इन लाइंस में ब्रूड का मतलब है उस बर्ड के या उस पक्षी के ऑफस्प्रिंग यानी उसके बच्चे। फिर स्ट्रॉज हर नेस्ट का मतलब है सूखे घास से बने घोंसले या नेस्ट, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और लास्टली एग्जाइल्ड लव का मतलब है उस पक्षी के दिल में जो पैशन होता है और जो लव होता है अपने पहले वाले घर के लिए, तो उसे यहाँ पर एग्जाइल लव के नाम से रेफर किया गया है। तो गाइस इसके थर्ड स्टांजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि जब भी वो पक्षी यूजुअली माइग्रेट करती है तो माइग्रेट करने के बाद या प्रवास करने के बाद उस पक्षी के दिल में जो उसके पहले वाले घर या फिर पहले वाले जगह के लिए जो उसके मन में जो खूबसूरत यादें होती हैं, जो ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं उस पक्षी के दिल में, तो वो एक पैशन की तरह या एक जुनून की तरह बन जाती है। और वही चीज़ फिर वो अपने बच्चों के अंदर भी वो इंस्टिल करती है स्टोरीज या कहानियों के थ्रू, जब वो अपने सूखे घास की मदद से वो अपने रहने के लिए घोंसला या नेस्ट बना रही होती है, तो तब वो उन मेमोरीज को या उन यादों को वो अपने बच्चों के अंदर इंस्टिल करती है। सो ऑल्दो वो अपने सेकेंड होम पर माइग्रेट करने के बाद वो एक नए और गर्म एटमॉस्फेयर में रह रही होती है, बट फिर जैसे जैसे समय बीतता है और वहाँ पर भी जब सीज़न चेंज होने लगता है, तो फिर उसके दिल में जो अपने पहले वाले घर के लिए जो मेमोरीज होती हैं तो वो उसके दिल में कहीं ना कहीं दबी होती
होती हैं, कहीं ना कहीं छुपी होती हैं, जो कि फिर उसे भीतर से हॉन्ट करने लगती हैं, किसी भूत की तरह, किसी प्रेत आत्मा की तरह। वो उसे बार बार समय समय पर याद आता रहता है। और प्लस उसके दिल में जो लव होता है और जो पैशन होता है अपने पहले वाले घर वापस जाने के लिए, तो उसी चीज़ को यहाँ पर एग्जाइल लव कहा गया है, जो कि उसके दिल में हमेशा धड़कता रहता है अपने पहले वाले घर वापस जाने के लिए। फिर इसके फोर्थ स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, The sands are green with a mirage of valleys. The palm tree casts a shadow not of its own. Down the long architrave of temple or palace blows a cool air from the moorland scrape of stone. तो इन लाइंस में मिराज ऑफ वैलीज का मतलब है सूखे बंजर रेगिस्तान में हरे भरे घाटी या वैली का मिराज दिखाई देना या इल्यूशन यानी वहम होना। फिर पाम ट्री का मतलब है एक तरह का कोकोनट जैसे दिखने वाला एक पेड़, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर आर्किट्रेव ऑफ टेम्पल और पैलेस का मतलब है कि किसी भी पैलेस या टेम्पल का जो दरवाजे वाला हिस्सा होता है या फिर जो बीम होता है जो कि पूरे टेम्पल को और पैलेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उसी को हम आर्किट्रेव कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और लास्टली मूर लैंडस्केप ऑफ स्टोन्स का मतलब है बंजर रेगिस्तान के बीच में ऊंचे ऊंचे रॉकी स्टोन्स, एलिवेटेड टेरेन और माउंटेन्स का मौजूद होना, जहाँ पर से ठंडी हवा बहते हुए या होते हुए वो उन टेम्पल्स या पैलेसेस के आर्किट्रेव या दरवाजे की ओर आ रही हो बहते हुए। तो गाइज देखिए, अब तक इसके थर्ड स्टैंजा तक तो पोएट हमें उस बर्ड के पहले वाले माइग्रेशंस के बारे में बता रहे थे, बट अब इस फोर्थ स्टैंजा में पोएट हमें उस बर्ड के प्रेजेंट स्टेट या उसके कंडीशन के बारे में बताते हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि उस पक्षी के दिल में जो पैशन होता है और जो लव होता है अपने समर वाले डेस्टिनेशन के लिए और वहाँ पर वापस जाने के लिए, तो उसके उस पैशन और लव की वजह से और उसके अंदर के मॉर्निंग की वजह से अब उस पक्षी को वहाँ उस बंजर रेगिस्तान में भी उसे हरे भरे घाटी या वैली दिखाई देने लगते हैं, यानी उसे एक तरह से इल्यूशन या वहम सा होने लगता है। एंड इवन जो वहाँ पर पाम ट्रीज मौजूद होते हैं, तो उसकी परछाई या शैडो भी जो ज़मीन पर पड़ रही होती है, तो वो उस पाम ट्री के खुद की शैडो नहीं होती है, बल्कि वो भी एक इल्यूशन होता है। तो ये चीज़ उस पूरे एटमॉस्फेयर के डिसेप्टिव नेचर को पोर्ट्रे करता है कि कैसे अब सब कुछ एक इल्यूशन की तरह है। और लास्टली इस फोर्थ स्टांजा के आखिरी दो लाइंस में पोएट ये कहते हैं कि वहाँ उस बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ रॉकी स्टोन्स, एलिवेटेड टेरेन्स और चट्टान भी मौजूद होते हैं, जहाँ से ठंडी हवा बहते हुए वो कुछ पुराने से टेम्पल्स या पैलेस के दरवाजे की ओर वो बहते हुए आ रहे होते हैं या फ्लो कर रहे होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर इसके फिफ्थ स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, And day by day, the whisper of love grows stronger, the delicate voice more urgent with despair. Custom and fear constraining her no longer, drives her at last on the vast league of air. तो इन लाइंस में द विस्पर ऑफ लव का मतलब है द कॉल ऑफ लव और द कॉल ऑफ पैशन फॉर द अदर प्लेस और मोर स्पेसिफिकली फॉर दैट समर डेस्टिनेशन, यानी उस पक्षी के दिल में जो लव होता है और जो पैशन होता है उस दूसरे जगह के लिए, तो वो दिन प दिन और बढ़ता जाता है और स्ट्रांग होता जाता है, जैसे जैसे करके ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे करके। फिर डेलिकेट वॉइस का मतलब है इन अ लाइट मैनर, यानी हल्के में। फिर कॉन्स्ट्रेनिंग हर नो लॉन्गर का मतलब है कि अब कोई भी चीज़, जैसे कि उसके मन में जो डर होता है या फिर जो फियर होता है रिस्क ना लेने की, तो अब वैसा कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती है। और लास्टली लीग ऑफ एयर का मतलब है कोई ऐसा डिस्टेंस जिसके बारे में ठीक तरह से एक्यूरेटली बताया ना जा सके या कहा ना जा सके कि आखिर उसका ड्यूरेशन कितना है, वो कितनी दूर है, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो चेंजेबल है, वो फिक्स नहीं है। तो गाइस, इसके फिफ्थ स्टांजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि धीरे धीरे करके उस पक्षी के दिल में जो लव होता है और जो पैशन होता है उस दूसरी जगह के लिए, तो वो धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऑल्दो स्टार्टिंग में तो वो अर्ज या वो जो फायर होता है वो काफ़ी डेलिकेट सा होता है, काफ़ी हल्का सा होता है, बट अब वो अर्ज या वो जो कॉल है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सा क्रिएट होने लगा है, और अब उसे अपने कंफर्ट की या फिर किसी भी तरह की रिस्क लेने से उसे कोई डर नहीं है, और कोई भी
भी चीज़ अब उस बर्ड को उस जर्नी को अंडरटेक करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए लास्ट में जाकर वो पक्षी एक ऐसे जर्नी के लिए निकल पड़ती है जिसका डिस्टेंस चेंजेबल है, कोई फिक्स उसका पैटर्न नहीं है। और इसीलिए पोएट इस बर्ड के जर्नी को वो एक तरह से उसे वेस्ट भी समझते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो पक्षी शायद उस जर्नी को पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो चेंजेबल है और उस पक्षी की जो हालत है वो ठीक नहीं है, वो अब कमज़ोर हो चुकी है। फिर इसके सिक्स्थ स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, A vanishing speck in those inane dominion, single and frail, uncertain of her place, alone in the bright host of her companions, lost in the blue unfriendliness of space. तो इन लाइंस में वैनिशिंग स्पेक का मतलब है दैट शी बिकम्स अननोटिसेबल, यानी वो बर्ड या वो पक्षी उस अननोन से वास्ट वाइल्ड रीजन में वो एक अननोटिसेबल ऑब्जेक्ट की तरह बन जाती है। फिर फ्रेल का मतलब है वीक यानी कमज़ोर। और लास्टली ब्लू अनफ्रेंडलीनेस ऑफ स्पेस का मतलब है वास्ट ब्लू स्काई, जो कि उस पक्षी के वीक बॉडी के लिए, कमज़ोर शरीर के लिए वो सुटेबल नहीं होता है। तो गाइस इसके सिक्स स्टांजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि अब इतने बड़े से वास्ट एटमॉस्फेयर में या वाइल्ड रीजन में उस बर्ड का जो एग्जिस्टेंस है तो वो बिल्कुल अननोटिसेबल सा हो जाता है, बिल्कुल स्टूपिड सा लगने लग जाता है, क्योंकि वो बर्ड जो है वो अपने आसपास के रीजन से या सराउंडिंग से बिल्कुल भी अवेयर नहीं होती है। एंड ऑल्दो वहाँ पर उसके साथ और भी कंपेनियंस या बर्ड्स मौजूद होती हैं जो कि माइग्रेट करके जा रही होती हैं, बट इतने बर्ड्स के वहाँ पर होने के बावजूद भी वो बिल्कुल अकेला महसूस करती है। एंड वो जो इतना बड़ा सा वास्ट ब्लू स्काई होता है या फिर जो विशाल आकाश होता है तो वो उसके लिए अनफ्रेंडली होता है, क्योंकि वो उसके कमज़ोर शरीर के लिए या फिर उसके वीक बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसीलिए उस वास्ट ब्लू स्काई को उसे उस बर्ड के लिए अनफ्रेंडली कहा गया है यहाँ पर। फिर इसके सेवेंथ स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, She feels it close now, the appointed season. The invisible thread is broken as she flies. Suddenly, without warning, without reason, the guiding spark of instinct winks and dies. तो इन लाइंस में अपॉइंटेड सीजन का मतलब है वार्म समर सीजन, जिसके लिए वो पक्षी माइग्रेट कर रही होती है। फिर इनविजिबल थ्रेड का मतलब होता है द इनर गाइडिंग इंस्टिंक्ट्स, जो कि उस बर्ड को उसे अंदर से आगे बढ़ने के लिए गाइड कर रही होती है। और लास्टली विंग का मतलब है कि बस एक सडन फ्लैश में वो जो इनर इंस्टिंक्ट्स होता है या फिर वो जो इनर गाइडिंग लाइट होता है तो वो अचानक से शट डाउन होकर वो डेड पड़ जाता है, जो कि उस बर्ड को भीतर से गाइड कर रहा होता है। तो गाइस इसके सेवन स्टांजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि वो जो बर्ड थी तो वो अब ट्रैवल करते हुए या उड़ते उड़ते वो काफ़ी दूर आ जाती है। एंड अब इतनी दूर तक पहुँचने के बाद वो बर्ड उस सीज़न को या उस गर्म जगह को भी सेंस कर पाती है कि वो सीज़न या वो गर्म जगह अब ज़्यादा दूर नहीं है जिसके लिए उसने इतना ट्रैवल किया है। बट सडनली फिर क्या होता है कि उस बर्ड के बॉडी में वीकनेस की वजह से या कमज़ोरी की वजह से और मोर सिंपली एजिंग की वजह से उसके अंदर जो गाइडिंग इंस्टिंक्ट था या फिर जो इनविजिबल थ्रेड था जो कि उसे अंदर से गाइड कर रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, तो वो इंस्टिंक्ट सडनली टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है बिना कोई वार्निंग या चेतावनी दिए। और वो जो इनर इंस्टिंक्ट या गाइडिंग लाइट था तो वो किसी फ्लैश की तरह वो एक झटके में बंद होकर वो सारी कैपेबिलिटीज़ उस बर्ड के अंदर पूरी तरह से डेड हो जाती है, जो कि उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी और उसे गाइड कर रही थी। फिर इसके एट्थ स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, Try as she will, the trackless world delivers no way, the wilderness of light no sign, the immense and complex map of hills and rivers mocks her small wisdom with its vast design. तो इन लाइंस में ट्रैकलेस वर्ल्ड का मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई स्पेसिफिक पाथवे या डायरेक्शन ना हो, जैसे कि रेगिस्तान, घना जंगल या आकाश की ऊंचाई में। फिर इमेंस का मतलब है वास्ट या बहुत विशाल। फिर मॉक का मतलब है टू मेक फन ऑफ समवन, यानी किसी की हंसी उड़ाना। और लास्टली वास्ट डिज़ाइन का मतलब है नेचर या प्रकृति बहुत ही वास्ट है और उसकी डिज़ाइन या जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तब गाइस इसके एट स्टांजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि अब जब उस बर्ड के अंदर का जो गाइडिंग इंस्टिंक्ट है वो सडनली बंद होकर डेड हो गया है, तो उस बर्ड के अब 100% देने के बावजूद भी उस बर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहाँ जाए। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया ट्रैकलेस हो गई है और कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं है जो सही है।
उसके उन इनर गाइडिंग इंस्टिंक्ट्स के बिना अब जो दिन की रोशनी है तो वो भी उसके कोई काम की नहीं है और वो भी उसे कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। और फिर पोएट इसकी आखिरी के दो लाइंस में पोएट ये कहते हैं कि जो पूरी प्रकृति है या फिर जो नेचर है और मोर स्पेसिफिकली वहाँ का जो नेचुरल सराउंडिंग या फिर जो लैंडस्केप होता है तो वो पहाड़ों और नदियों से और जंगलों से ऐसा ढका होता है और इतना कम्प्लेक्स होता है डिज़ाइन में और साइज़ में कि उस नन्ही सी पक्षी को कुछ ठीक से समझ नहीं आता है कि आखिर वो किस डायरेक्शन में जाए। और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो विशाल पर्वत, वो नदियाँ और वो जंगल सब उस पर हंस रहे हैं उसके थोड़े से नॉलेज, विजडम और ज्ञान पे। और अब फाइनली इसके लास्ट के स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, And darkness rises from the eastern valleys, and the wind buffets her with their hungry breath, and the great earth, with neither grief nor malice, receives the tiny burden of her death. तो इन लाइंस में डार्कनेस राइजेस का मतलब है किसी तूफान का उठना या तूफान का आना। फिर विंड बफे का मतलब है कि वो जो विंड या वो तेज़ जो तूफान होता है तो वो उस नन्ही सी चिड़िया को वो उसे ऐसे फोर्सफुल मैनर में स्ट्राइक कर रहा होता है या उस पर प्रहार कर रहा होता है एज इफ़ कि वो बहुत भूखा हो और वो नन्ही सी चिड़िया उसकी भोजन हो। तो बफे का मतलब है कोई मील या खाना। और लास्टली नाइदर ग्रीफ नॉर मैलिस का मतलब है कोई दुख नहीं, कोई द्वेष नहीं या गुस्सा नहीं। तो गाइस इसके फाइनल स्टांजा में पोएट यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हुए वो ये कहते हैं कि ईस्टर्न वैली या पूर्वी घाटी की तरफ से एक तेज़ तूफान आ रहा होता है या उठ रहा होता है और वो तेज़ तूफान या वो तेज़ हवाएं उस नन्ही सी पक्षी को ऐसे फोर्सफुल मैनर में स्ट्राइक कर रहे होते हैं एज इफ़ कि वो बहुत भूखा हो और वो नन्ही सी पक्षी उसकी भोजन हो। और फाइनली लास्ट में जाकर उस तेज़ तूफान की वजह से उस नन्ही से कमज़ोर पक्षी की मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है और ये धरती फिर बिना किसी दुख या द्वेष के वो बस सिंपली उसे एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि ये उसका काम है बिना किसी अटैचमेंट या फेवर के सबको एक समान देखना और सभी के बॉडी को रिसीव करना, चाहे उसका बॉडी कितना ही ह्यूज या टाइनी क्यों ना हो। तो बस सिंपली ये धरती उस नन्ही सी पक्षी के बॉडी को वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है विदाउट एनी ग्रीफ, मैलिस और इंडिफरेंस। तो इस तरह से पोएम ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।